क्या इंडिया बनेगा स्पेस किंग? इंडिया कल तक सिर्फ एक डेवलपिंग कंट्री के तौर पर रिकॉग्नाइज किया जाता था। इसकी पहचान एक ऐसी कंट्री के तौर पर थी जो वर्ल्ड पॉपुलेशन इंडेक्स में सेकंड पोजीशन रखता था। लेकिन आज स्पेस वर्ल्ड में नई पावर बनके उभर रहा है। चंद्रयान 3 की सक्सेसफुल लॉन्चिंग से लेके इसकी सेफ सॉफ्ट लैंडिंग तक और सन मिशन आदित्य L1 की सक्सेसफुल लॉन्चिंग इंडिया के बढ़ते स्पेस पावर का सबसे बड़ा प्रूफ है। इंडिया का स्पेस वर्ल्ड में हमेशा मोटो एक ही रहा है, लो बजट एंड गुड रिजल्ट। बट वेट, अब वो बड़े बड़े नाम जैसे नासा, रॉसकॉस्मोस, CNSA, ये सारे नाम कहाँ चले गए? कहाँ है इनकी पावर, इनकी एफिशिएंसी? कहाँ है इनकी स्पेस में जगह? कहाँ है इनका मिशन सक्सेस होने का रेशियो? कहाँ है ये सुपर पावर कंट्रीज जिनका बजट इंडिया के स्पेस बजट से कहीं ज्यादा है? ये आज कुछ बड़े सवाल हैं जो भारत के साथ साथ आज हर डेवलपिंग कंट्री पूछ रहा है इन डेवलपिंग कंट्री से। ज्यादा एडवांसमेंट, ज्यादा पावर, ज्यादा एक्यूरेसी के बाद भी आखिर ये सुपर पावर कंट्रीज क्यों पीछे हैं? क्यों लाखों तैयारियों के बाद भी रूस का लूना 25 मिशन फेल हो जाता है? What is the loophole? What is the mistake? नहीं पता? तो लेट्स फाइंड आउट। शुरुआत होती है स्पेस वर्ल्ड रेस से, जहां अमेरिका और रूस दो प्रिडिक्टेड प्लेयर थे, लेकिन इंडिया ने कभी खुद को रेस का हिस्सा नहीं बनाया। स्पेस वर्ल्ड में पहले हम की रेस से ज्यादा जरूरी थी इंडिया के लिए उसका एग्जिस्टेंस, उसका कास्ट, उसका विजन। और इसी विजन ने इंडिया को स्पेस वर्ल्ड में नई बढ़ती हुई पावर की तरह रिप्रेजेंट किया है। बात करते हैं इंडिया के स्पेस मिशन की, जिसकी शुरुआत 1970 में हुई थी। ये दौर कुछ इसलिए भी खास था क्योंकि उस वक्त बहुत कम ही ऐसी कंट्रीज थीं जो ऑर्बिटल रॉकेट्स की सीरीज को बनाने और लॉन्चिंग का काम करती थीं। स्टार्टिंग होती है 1900 के अंत और 2000 के शुरुआत से, जब इंडिया सस्ते सैटेलाइट लॉन्चर प्रोवाइड करने लगा था और मून और मार्स तक की दूरी अपने स्पेसक्राफ्ट से की थी। इन उपलब्धियों में ऐसा नहीं है कि इंडिया ने कोई गलती नहीं की। इंडिया के भी कुछ मिशंस फेल हुए थे, लेकिन हाँ, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट में इंडिया के कंट्रीब्यूशन को भूला नहीं जा सकता है। लेकिन अभी चलते हैं थोड़ा पीछे की तरफ। बात करते हैं 15 अगस्त 1969 की, जब इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत होती है, जहां इंडिया की हमेशा एक ही फिलॉसफी थी कि अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाना और बजट को कम करना। ये इंडिया के लिए करना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि उसके पास USA या फिर रूस जैसे बड़े स्पेस बजट नहीं थे। दोस्तों, ये वो समय था जब इंडिया संसाधनों में उतना कैपेबल नहीं था, लेकिन वो अपने विजन में क्लियर था, which means लो बजट एंड हाई एफिशिएंसी। अगर हम 1960 के आसपास नासा के कुछ सालों के बजट को देखते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि बीते इन सालों में नासा का स्पेस बजट कंट्री के कुल एक्सपेंस का लगभग 5% था, जो एक बड़ा आंकड़ा है। लेकिन बढ़ते हुए बजट की वजह से यहाँ का स्पेस प्रोग्राम कोलैप्स हो गया। शुरुआत होती है साल 1975 की, जब इंडिया अपना पहला ऑर्बिटल सैटेलाइट आर्यभट्ट लॉन्च करता है। इंडिया को इसमें सबसे ज्यादा समय लगने का एक रीजन ये भी था क्योंकि इंडिया स्लो बट स्टेडी कॉन्सेप्ट में बिलीव करता था। दोस्तों, क्या आप जानते हैं आर्यभट्ट कौन थे? आर्यभट्ट भारत में 5th सेंचुरी के फेमस मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर थे। इस रॉकेट की लॉन्चिंग सोवियत के रॉकेट लॉन्चर की मदद से की गई थी। ये रॉकेट 5 दिन बाद ही अपना सिग्नल लॉस कर देता है। एट लास्ट मिशन कंप्लीटली सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। इंडिया का पहला रॉकेट लॉन्च इंडिया के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी अचीवमेंट थी। 26 पॉलीहाइड्रॉन शेप के साथ इस रॉकेट को स्पेशली डिजाइन किया गया था। आर्यभट्ट सैटेलाइट की इमेज को इंडिया में एक दशक तक 2 रुपए के नोट पर प्रिंट किया गया। 1974 में सोवियत यूनियन के पोस्टेज स्टैंड पर भी इसकी इमेज थी। 1979 में इंडिया ने अपना पहला रॉकेट बना लिया था और SLV, जिसे सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल भी बोलते हैं, इसकी मदद से अपने सैटेलाइट को खुद से लॉन्च करने की कोशिश की थी। ये एक मॉडर्न रॉकेट था जिसका डायमीटर लगभग 1 मीटर और लंबाई 22 मीटर थी। इसमें टोटल 4 स्टेजेस का इस्तेमाल किया गया था।
जिनका काम सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट इंजन को मैक्सिमम 40 किलोग्राम तक लो अर्थ ऑर्बिट में पहुंचाना था। पहला लॉन्च अटेम्प्ट 1979 में किया गया, जो फेल हो गया। इसके ठीक 1 साल बाद इंडिया ने फिर से अटेम्प्ट किया और अपने पहले सैटेलाइट रोहिणी सैटेलाइट 1 को ऑर्बिट में सक्सेसफुली प्लेस किया और इंडिया ऑर्बिट में अपना व्हीकल लॉन्च करने वाला छठा देश बन गया। 1993 आते आते इंडिया ने जी तोड़ मेहनत की और आइकॉनिक पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसे हम PSLV भी बोलते हैं, उसे डेवलप किया। इसका डिजाइन इंडिया के स्पेस प्रोग्राम के लिए एक बड़ा अचीवमेंट था। ये भी एक 4 स्टेज रॉकेट था, जिसमें सॉलिड फ्यूल कोर बूस्टर का इस्तेमाल किया गया था। अब एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन के लिए मैक्सिमम 6 स्ट्रैप ऑन साइड बूस्टर का इस्तेमाल भी किया गया था। पहले स्टेज में इंडिया के पहले लिक्विड फ्यूल इंजन क्लास 5 का इस्तेमाल किया गया था, जो नॉर्मली यूरोप के वाइकिंग इंजन का कॉपी था। इसके बाद तीसरे स्टेज की बारी आती है सॉलिड रॉकेट की, जिसमें लिक्विड फ्यूल का इस्तेमाल होता है। अब चौथे स्टेज में बारी आती है लॉन्च कैपेसिटी को बढ़ाने की, जहां पर पृथ्वी की निचली कक्षा में प्रक्षेपण क्षमता को 4 मेट्रिक टन से भी कम कर दिया गया और पोलर ऑर्बिट में 2 टन से कम तक बढ़ाया गया। ये रॉकेट इंटरनेशनल वर्ल्ड में इंडिया के लिए एक अचीवमेंट साबित हुआ। इसकी मदद से आउटर स्पेस को एक्सेस करना कहीं ज्यादा आसान हो गया। इसकी मदद से 1900 के अंत और 2000 के शुरुआत तक लगभग 53 से भी ज्यादा लॉन्चेस किए जा चुके थे। इंडिया ने आगे काफी चैलेंजेस को फेस करते हुए एक सर्विसेबल ऑर्बिट रॉकेट को डेवलप किया था। एक डेवलपिंग कंट्री होते हुए इंडिया का बजट फिलहाल इतना नहीं था कि वो स्पेस वर्ल्ड में इतना इन्वेस्टमेंट कर सके, जिस वजह से इंडिया नासा के कंपैरिजन में काफी लो बजट इन्वेस्ट कर रहा था स्पेस वर्ल्ड में। PSLV के द्वारा स्पेस में 1 किलोग्राम वेट को लॉन्च करने का बजट लगभग $8,500 था। वहीं स्पेस शटल में 1 किलोग्राम वेट को स्पेस वर्ल्ड में भेजने का बजट लगभग $18,000 था। ये वो समय था जब स्पेस एक्स का राइज हुआ था, जिसने ऑर्बिटल लॉन्च की कॉस्टिंग को लो करते हुए अपने रीयूजेबल फॉल्कन 9 बूस्टर से इस लॉन्चिंग बजट को कम करते हुए कॉस्टिंग लगभग 2600 kg पर बक्स कर दी। इंडिया का इम्पैक्ट अभी भी जारी था। साल शुरू होता है 2008 का, जब इंडिया चंद्रयान 1 के रूप में अपना पहला इंटरप्लेनेटरी मिशन लॉन्च करता है। इस मिशन का मेन प्लान एग्जैक्टली मून पर लैंड करना नहीं था, बल्कि एक ड्रॉपर बॉक्स को वहां पर उतारना था जो सेंसर से भरा हुआ था। सब कुछ प्लान के ही अकॉर्डिंग चल रहा था। मून इम्पैक्ट प्रोब चांद के साउथ पोल पर शैकल्टन क्रेटर पर स्ट्राइक किया, जहां पर इंडिया मून के सरफेस पर लैंड करने वाला चौथा देश बन गया। इसी मिशन के द्वारा हमें चांद पर पानी होने के बारे में भी पता चला था। 5 नवंबर साल 2013 को इंडिया की स्पेस एजेंसी इसरो ने एक और अचीवमेंट हासिल करते हुए मंगलयान मार्स ऑर्बिटर को PSLV-SL रॉकेट की मदद से सक्सेसफुली लॉन्च किया। इस अचीवमेंट के साथ इंडिया स्पेस वर्ल्ड में मार्स पर जाने वाला चौथा देश बन गया। अब तक इससे पहले अमेरिका, रूस और यूरोपियन स्पेस एजेंसीज यहाँ पहुँच चुके थे, लेकिन सक्सेसफुली अपने पहले प्रयास में ही मार्स पर पहुँचने वाला भारत पहला देश बन गया, जबकि बाकी के कंट्रीज के पहले अटेम्प्ट फेल हो गए थे। इस मिशन में इंडिया का कुल खर्च लगभग $74 मिलियन का था। इंडिया ने आने वाले सालों में अपने लॉन्चिंग व्हीकल को और अपग्रेड किया और GSLV यानी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को इन्वेंट किया। इसने 6 रॉकेट साइड बूस्टर को रिप्लेस किया 4 लिक्विड फ्यूल्ड हाइपरगोलिक बूस्टर से। GSLV का न्यू 3rd स्टेज इंडिया का पहला हाइड्रोजन पावर्ड रॉकेट इंजन हुआ, जिसे बाद में GSLV Mark 3 से अपग्रेड किया गया, जो एक बार फिर सॉलिड फ्यूल साइड बूस्टर्स गिगेंटिक S200 स्ट्रैप्स ऑन के साथ था, जिसकी लोड कैपेसिटी पृथ्वी की निचली कक्षा में 10 टन की बढ़ी हुई पेलोड क्षमता को अलाउ करती थी। इसरो के द्वारा एक और मिशन की शुरुआत होती है 2019 में चंद्रयान 2 से, जो एक हिस्टोरिक जीत समझी जा रही थी भारत के लिए। इस मिशन में चांद पर लैंडिंग और लूनार सरफेस की स्टडी शामिल थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया का ये मिशन इसके बाकी मिशंस की तरह सक्सेसफुल नहीं रहा और लास्ट मोमेंट पर फेल हो गया।
14 जुलाई 2023 को इसरो ने एक बार फिर चंद्रयान 3 के द्वारा कोशिश की और 23 अगस्त 2023 को चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश और चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन गया। एक बार फिर स्पेस वर्ल्ड में नई शुरुआत करते हुए इसरो ने आदित्य L1 मिशन की शुरुआत की है, जिसमें सूरज के बारे में पता लगाना और इसका अर्थ पर इम्पैक्ट शामिल है। तो हमारी वीडियोस में आपने देखा कि इसरो ने फेलियर से सीखते हुए कई बड़े मिशंस को कैसे एग्जीक्यूट किया और स्पेस वर्ल्ड में कैसे अब एक नई पावर बनके उभर रहा है। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।